प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कार्यालय लेखन। और कार्यालय लेखन में भी उसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार एक पत्र अपनी यात्रा तय करता है और उस यात्रा में वह जो विषय वस्तु है किस प्रकार आगे बढ़ती हुई किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचती है, उसके बारे में हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्र के क्या क्या प्रकार है और किस प्रकार से ये आगे बढ़ता है। सबसे पहले होता है औपचारिक पत्र, जिसे हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर राजकीय कार्यों में होता है और जो भी राजकीय विधि विधान है उसके तहत बात रखने और निर्णय करने की सारी बातें इसके अंदर व्यक्त होती हैं। दूसरा होता है टिप्पण या जिसे नोटिंग कहते हैं। यह भी मुख्यतः दो प्रकार से होता है, मुख्य टिप्पण और आनुषंगिक टिप्पण। कोई भी पत्र प्राप्त होता है उसके उपरांत जो अनुभाग अधिकारी हैं वह अपनी राय और मंतव्य प्रकट करते हैं, उसे मुख्य टिप्पण कहा जाता है। और जब यह टिप्पणी आगे बढ़ती जाती है और उच्चाधिकारियों द्वारा उस टिप्पणी में और कुछ जोड़ा जाता है, उसे आनुषंगिक टिप्पणी कहा जाता है। अगला है अनुस्मारक। एक अधिकारी द्वारा किसी बात को, पूर्व के पत्र में कही गई बात को पुनः याद दिलाना, उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक या रिमाइंडर कहा जाता है। अगला अर्ध सरकारी पत्र, जिसे डीओ लेटर भी कहते हैं। एक अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को बिल्कुल अनौपचारिक भाषा में अनौपचारिक संबंधों में किसी कार्य करने की बात कहता है या कोई बात जानकारी जानना चाहता है, उसे हम अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। आगे के जो रूप हैं वो हम अगली कक्षा में हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं, कल्पना करें कि कोई एक कार्यालय है, जैसे भारत सरकार का बहुत बड़ा संस्थान है, अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति संस्थान, जिसका मुख्यालय दिल्ली है। अब उस दिल्ली में उसके मुंबई कार्यालय से एक पत्र आता है। उस पत्र में यह वहाँ के अधिकारी बात रखते हैं कि उनके कार्यालय में जो राजकीय काम हेतु जो मोबाइल का प्रयोग है उसमें खर्च ज़्यादा आ रहा है। वो लोग उस खर्च में बढ़ोतरी करने की इच्छा रखते हैं, तो पत्र लिखते हैं। उस पत्र में आप देखिए, सबसे ऊपर बिल्कुल विभाग का नाम आएगा और मध्य में उस क्षेत्रीय कार्यालय का नाम आएगा। बाईं तरफ पत्र की संख्या आएगी और दाईं तरफ दिनांक आएगा। फिर उसके नीचे उतरने पर बाईं तरफ जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसमें सेवा में के बाद पद का नाम, संस्थान का नाम और स्थान का नाम। उसके उपरांत फिर विषय, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें विषय लिखा गया है मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। अब इसके उपरांत महोदय करके फिर बाद में पूरे संदर्भ सहित बात रखी जाती है। जैसे इस पत्र में देखिए, इस पत्र में जो अधिकारी वो पूर्व पत्र के बारे में प्रसंग के अनुसार बता रहे हैं। पूर्व पत्र में आपने मोबाइल फोन पर खर्च होने की सीमा 2000 की थी, लेकिन चूंकि मुंबई कार्यालय बहुत बड़ा कार्यालय है, देश के अधिकांश फिल्म और टेलीविजन निर्माता मुंबई में रहते हैं, अनेक गतिविधियां, अनेक कलाकार वहाँ रहते हैं, अनेक लोगों से संपर्क साधना पड़ता है, अतः उन्हें लगता है कि 2000 रुपये की सीमा कम पड़ती है। अतः मुंबई कार्यालय की विशेष परिस्थिति को देखते हुए मोबाइल फोन पर मासिक खर्च की सीमा बढ़ाकर 6000 करने की मांग कर रहे हैं। और उसके बाद में भवदीय के बाद स्थान छोड़ा जाता है जहां हस्ताक्षर होते हैं और उसके नीचे कोष्ठक में नाम और उसके नीचे पद लिखा जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। एक कार्यालय, एक विभाग और मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग और मंत्रालय को लिखे जाते हैं और पत्र संख्या है वो बाईं तरफ लिखी जाती है। ये मैं आपको पहले स्पष्ट बता चुका हूँ। जब ये पत्र पहुंचता है, पत्र जब पहुंचता है उस दिल्ली मुख्य कार्यालय पहुंचता है, तब वहाँ जो अधिकारी हैं वह उस पर टिप्पणी करने के लिए अपने अनुभाग अधिकारी को कहते हैं। वो अनुभाग अधिकारी किस प्रकार टिप्पणी लिखता है? टिप्पणी उस आय पत्र पर दी हुई राय या सहमति या असहमति, जो भी बात हो उसको स्पष्ट शब्दों में लिखना होता है। यह टिप्पणी अनुभाग अधिकारी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उस पत्र का हवाला दिया जाता है। यह टिप्पणी मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक द्वारा उस पत्र से संबंधित है, जिसकी पत्र संख्या ये है जो इस दिनांक को भेजी गई है। उसमें निदेशक ने मोबाइल फोन के मासिक व्यय पर लगाई सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का आग्रह किया है। पहले
पहले पैराग्राफ में उस मूल बात को रखा जाता है। आगे वाले पैराग्राफ में अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। इसमें मंतव्य प्रकट किया जा रहा है, इस संदर्भ में महानिदेशालय द्वारा दिनांक इतने इतने को जारी परिपत्र पर ध्यान देना आवश्यक है। उस फाइल की पृष्ठ संख्या इतने पर यह है कि इसमें 2000 की सीमा निर्धारित की गई है, इसमें किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। फिर इसमें लिखा जाता है कि यह निर्णय काफी सोच समझ कर लिया गया था और यह निर्णय बोर्ड द्वारा लिया हुआ है, अतः उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, टिप्पणी जब लिखने वाला होता है वह दाईं तरफ लिखता है और अपने उच्च अधिकारियों को जो प्रेषित करता है वह विचारार्थ प्रस्तुत करके उस अधिकारी का नाम दाईं ओर लिखता है। इस प्रकार जब ये अनुभाग अधिकारी को ये पत्र प्राप्त हो गया, ये टिप्पणी प्राप्त होगी, तब यह टिप्पणी अनुभाग अधिकारी किस प्रकार उसको आगे बढ़ाता है। अनुभाग अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की टिप्पणी में कोई काट छाट नहीं कर सकता। या तो उसमें सहमत लिख सकता है या असहमत लिख सकता है, और यदि असहमत लिखता है तो उसकी टिप्पणी थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मूलतः टिप्पणी छोटी होती है। इसे आनुषंगिक टिप्पणी भी कहा जाता है। जैसा यहाँ अनुभाग अधिकारी ने लिखा है, मैं ऊपर लिखी टिप्पणी से सहमत हूँ। साथ ही इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मुंबई कार्यालय के निदेशक पिछले 6 महीने से निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करते रहे, जो परिपत्र का उल्लंघन है। क्योंकि परिपत्र में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है, अतः अतिरिक्त राशि निदेशक द्वारा देय होनी चाहिए। देखिए, इस आनुषंगिक टिप्पणी में यह अधिक खर्च को अधिकारी के वेतन से काटे जाने की सिफारिश कर रहे हैं। इस प्रकार अपने हस्ताक्षर करके दाईं तरफ अपने उच्च अधिकारियों उपनिदेशक प्रशासन को यह टिप्पणी आगे बढ़ाते। उपनिदेशक प्रशासन भी इसमें अपनी टिप्पणी इसमें और जोड़ते हैं। इसमें फिर वही या तो सहमत होंगे या आंशिक सहमत होंगे या असहमत होंगे। असहमत होने पर टिप्पणी बड़ी हो सकती है। अब उपनिदेशक प्रशासन किस प्रकार लिखते हैं, मैं सहायक से सहमत हूँ। साथ ही यह भी जोड़ना चाहूंगा कि दिनांक इतने को परिपत्र जारी किया था, तब कॉल की दरें ज्यादा थी, अब गिर चुकी हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि इस प्रकार व्यय सीमा अब अपने आप बढ़ गई। इसे और घटा दिया जाए तो संस्था के खर्च में कमी आएगी। और लेकिन आधी बात से सहमत है, फिर आधी बात से असहमति व्यक्त की। मैं अनुभाग अधिकारी के सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि सीमा से अधिक की धनराशि के निदेशक के वेतन से वसूली जानी चाहिए, लेकिन उनसे विस्तार में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। इस प्रकार उपनिदेशक प्रशासन है वह टिप्पणी अपने उच्च अधिकारी उप महानिदेशक प्रशासन को यह भेजते। उप महानिदेशक प्रशासन भी अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर यह इस प्रकार टिप्पणी लिख सकते हैं, या तो सहमत होंगे या आंशिक सहमत होंगे, या उसमें कोई सुझाव भी वो दे सकते हैं। आप देखिए, इसमें तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने उस बात को उचित बताया है, उसी प्रकार उन्होंने थोड़ी सी उसको बदल दिया कि जो नीचे के अधिकारी जो 2000 रुपये की सीमा पर ही अटके हुए हैं, यह बढ़ाकर 6000 रुपये प्रतिमास करने को युक्ति संगत मानते हैं। और इसे ये भी कहते हैं, चूंकि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया है, अतः मासिक व्यय संबंधी पिछला परिपत्र बोर्ड की अनुमति के बाद जारी किया गया था, अतः बोर्ड की अगली बैठक में इसे पूरे मसले को प्रस्तुत कर उसकी अनुमति ली जानी चाहिए। इस प्रकार महानिदेशक अपने उच्च अधिकारी उप महानिदेशक प्रशासन को यह भेजते। इस दौरान क्या होता है, उप महानिदेशक प्रशासन द्वारा कि ये जब प्रक्रिया चल रही होती है, तब अधिकारी से कहते हैं कि जहां से पत्र आया है उसको कोई अपनी तरफ से उत्तर दिया जाना चाहिए। इसी दौरान मुंबई कार्यालय जब अपना पत्र लिख चुका होता है, उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तब वह पुनः पत्र भेजते हैं दिल्ली कार्यालय को। जब पहले कही गई बात को पुनः उसके लिए कहा जाता है, उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र भी कहा जाता है। यह स्मरण पत्र क्रमशः स्मरण पत्र 1, स्मरण पत्र 2 या स्मरण पत्र 3 के रूप में जाता है। देखिए, स्मरण पत्र में फिर वही उसका फॉर्मेट है, ऊपर मध्य में कार्यालय का नाम, बीच में क्षेत्र, फिर बाईं तरफ पत्रांक, फिर दाईं तरफ दिनांक, वही सेवा में उसके बाद पदनाम, संस्थान का नाम, स्थान का नाम। अब ध्यान रखने बात यह है, अनुस्मारक लिखा जाएगा, बहुत संक्षेप में लिखा जाएगा और केवल संदर्भ दिया जाएगा कि 15 मार्च 2005 को जो पत्र भेजा गया था उस संबंध में आपकी क्या राय है, जो भी आवश्यक हमें कार्रवाई से हमें अवगत कराए। इस प्रकार जब अनुस्मारक जब पत्र जब वहां जाता है, तब उच्च अधिकारी हैं वह मुंबई कार्यालय को पत्र लिखते हैं अनौपचारिक रूप से। यह पत्र जिसके अंदर पूरी बात को पूर्व संदर्भ के संदर्भ बात कही जाती है,
और इसमें अनौपचारिक रूप से प्रिय श्री या प्रिय कुमार या प्रिय के नाम से इसमें संबोधन होता है। इसमें भी यह होता है कि मध्य में, ऊपर मध्य में कार्यालय का नाम, उसके बाद दाईं तरफ फाइल संख्या, फिर उसके नीचे लिखने वाले का नाम और पदनाम आता है, अर्थात जो प्रेषक होता है उसका नाम और पदनाम आता है, और उसके बाद में जिसे लिखा जाता है उसके पदनाम के बजाय प्रिय श्री कुमार या प्रिय श्री के बाद नाम लिखा जाता है। और इसमें पूर्व पत्रों का हवाला देकर कि आपने पूर्व पत्र में जो हमें जो भेजा था, आपने ये बात बताई थी, इस अनुरोध पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और व्यय सीमा में बढ़ोतरी हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, अतः अगली बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करेंगे और आपको हम सूचना दे देंगे। इस प्रकार यह लिखकर दाईं तरफ आपका, उसके बाद हस्ताक्षर और नाम लिखे जाते हैं, और पत्र के नीचे बाईं तरफ जिसे पत्र भेजा जा रहा है उनका नाम और केंद्र का नाम भेजा जाता है। उसके बाद में जब यह पत्र आगे बोर्ड के लिए, जब बोर्ड की बैठक के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब ये कहा जाता है कि बोर्ड में बैठक के अनुसार विचार के लिए यह अपने को बात रखनी है। तब जो अनुभाग अधिकारी हैं वह पूरी बात टिप्पणी के रूप में लिखते हैं। टिप्पणी के रूप में लिखने पर इस प्रकार से फॉर्मेट होता है, सबसे ऊपर कार्यालय का नाम, उसके बाद विषय, विषय में संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में वह क्रमशः क्रमवार अपनी बातें रखते हैं। बोर्ड ने इस तारीख को इसकी इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि इसकी सीमा ये रहेगी। बाद में उस बैठक का विवरण संलग्न होता है। उसके बाद में यह उनके पास जो पत्र है, मुंबई कार्यालय से जैसे पत्र आए तो मुंबई पत्र कार्यालय के संदर्भ में बात की जाती है कि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सीमा उनके दक्ष सुचारू प्रभावी संचालन में बाधा बन रही है, अतः यह चाहते हैं कि उस सीमा को बढ़ाकर 6,000 रुपये किए जाए। इस प्रकार अंतिम पैराग्राफ में जो अनुशंसा की जानी चाहिए यह अंतिम पैराग्राफ में लिखा जाता है और बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत ये किया जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि किस प्रकार एक एक पत्र है वह अपनी यात्रा तय करता है। किस प्रकार मुंबई से निकला हुआ पत्र दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली के कार्यालय में पहुंचने एक्शन ऑफिसर, फिर अनुभाग अधिकारी, वह अपने उच्च अधिकारियों, उसके बाद और उच्च अधिकारियों तक जाते जाते इस प्रकार दिल्ली कार्यालय के उच्च अधिकारियों द्वारा मुंबई कार्यालय के उच्च अधिकारियों को अगली कार्रवाई होने तक के बारे में एक सामान्य सूचना भेजते हैं, और किस प्रकार उस निर्णय को बदलने के लिए अगली बैठक में जो बात रखी जाती है, इस प्रकार ये पूरा टिप्पणी का कार्यक्रम यह सुचारू रूप से ये चलता है। इसको आप एक क्रम से आप देखिए, संक्षेप में एक हास्य के ढंग से इसको बताया है। यह हमारा ऑफिशियल लेटर रूट है कि जैसे कोई पत्र आएगा, वह उसका जो निजी सहायक है वहां जाएगा, वहां से संबंधित को भेजा जाता है, वह अपने उच्च अधिकारी होते 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 वो अपनी यात्रा तय करता है। इस प्रकार एक पत्र के द्वारा निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें पत्र के कई प्रकार के रूप हमारे सामने आते हैं। मुख्यतः हमें ध्यान देना चाहिए ये समस्त पत्र हैं वो शासकीय पत्र हैं और औपचारिक पत्र हैं, अतः इन सब में जो भाषा है वह भाषा पूरी तरह औपचारिक होगी, उसका फॉर्मेट बिल्कुल निश्चित होगा। आजकल ये देखने में आ रहा है सेवामय का प्रयोग भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसकी भाषा सहज होगी, सरल होगी, और किस प्रकार महोदय कहाँ लिखा जाएगा, भवदी कहाँ लिखा जाएगा, किस प्रकार पत्रांग लिखे जाएंगे, ये सारे इन फॉर्मेट में ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप ये जरूर देखिए, टिप्पणी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक टिप्पणी होती है सहायक स्तर पर और एक होती है अधिकारी स्तर पर। सहायक स्तर अर्थात जो अधीनस्थ कर्मचारी, जो मंत्रालय कार्मिक है वह टिप्पणी करते हैं, वह सहायक स्तर पर टिप्पणी, जिसे मुख्य टिप्पणी कहा जाता है, और अधिकारी द्वारा उसमें संशोधन किया जाना या अस्वीकार किया जाना वह आनुषंगिक टिप्पणी माना जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं उसका स्वरूप क्या होता है, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करना होता है। इस प्रकार यह पत्र टिप्पणी, अनुस्मारक और किसी बोर्ड बैठक में विचार प्रस्तुत, वहां तक की कार्रवाई इस प्रकार पूरी होती है। आगे की कार्रवाई हम अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। यह समस्त सामग्री यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। धन्यवाद।